एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, गुड इवनिंग। पिछले क्लास के रिगार्डिंग किन्हीं को कोई डाउट है? पिछले क्लास में जो अभी तक हम चर्चा किए हुए हैं यहाँ पर, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, इसके अंतर्गत बैंकिंग का हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। फिर भारत में जो बैंकिंग की शुरुआत होती है, जिसमें कि मुख्य रूप से जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में 1947 से पहले की जो स्थिति थी, फेज 2 में जो हमने चर्चा किया था 1947 के बाद से 1991 तक, मुख्य रूप से इसमें नेशनलाइजेशन, विभिन्न बैंकों की स्थापना, आरआरबीज की स्थापना, और 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स हुए थे, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, उसके बारे में अध्ययन किया था। साथ ही हमने एक और टॉपिक इसमें बताया था आपका, जो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक है आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। आज हम लोग यहाँ पर भारत में जो बैंकिंग संरचना है, इससे हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। भारत में करंट बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसमें कि सबसे ऊपर जो है शीर्ष संस्था के रूप में आरबीआई है, और आरबीआई के अंतर्गत काम करने वाले बहुत सारे भारत में बैंक हैं जो आरबीआई के नियमों का पालन करके ये बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं। जिसमें कि पहला जो है आपका वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, दूसरा आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, तीसरा कॉर्पोरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, और जो चौथा है आपका विकास बैंक, वित्तीय संस्थान, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पांचवा जो है यहाँ पर एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और जो छठा है वो पेमेंट बैंक है। इसमें हम लोग सबसे पहले चलते हैं कॉमर्शियल बैंक से स्टार्ट करते हैं। नाम से ही इसका पता चल गया होगा कि कॉमर्शियल नाम से ही है, जो वाणिज्यिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। वैसे बैंक जो वाणिज्यिक सेवाएं देते हैं, वाणिज्यिक सेवाएं में जैसे कि आप वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, लॉकर सुविधा वगैरह, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करते हैं। तो जो वाणिज्यिक सेवाएं जनरल बैंक की जैसा सेवाएं देते हैं, सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। कॉमर्शियल बैंक के जो वर्क होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कुछ इसके जो वर्क होते हैं प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं। कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं, कार्य जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला प्राइमरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य, और दूसरा जो होता है आपका सेकेंडरी फंक्शंस, द्वितीयक कार्य। प्राइमरी फंक्शंस, उस फंक्शंस में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जिसके लिए बैंक की स्थापना मूल रूप से की गई थी। प्रारंभ में बैंक की स्थापना क्यों की गई थी? जहां पर लोग अपने डिपॉजिट को जमा कर सकते हैं और लोन्स ले सकते हैं। डिपॉजिट स्वीकार करना और लोन देना, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड टू प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांटेज। क्लियर है? सेकेंडरी फंक्शंस के में इन दो कार्य के अलावा जितने भी बैंक कार्य करते हैं, चाहे वो लोकर फैसिलिटी हो, चाहे वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो, लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना हो, जितने भी बैंक इन दो कार्य के अलावा, क्योंकि आज के डेट में बैंक को जहां पर कमीशन, एक एजेंसी के जैसा, एक मर्चेंट बैंकर के रूप में, तो जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे द्वितीयक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और आज के डेट में बैंक को जहां भी कमीशन या फिर एक एजेंट के रूप में अगर कुछ मिलता है तो बैंक वो सारे कार्य करती है, और वो सारे के सारे सेकेंडरी फंक्शंस के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। क्लियर है?
आरबीआई का 1935 में कैपिटल जब वो स्थापित हुआ था, वो आरबीआई में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, उस समय उसका 5 करोड़ टोटल कैपिटल था, जिसमें कि 5 लाख कुल शेयर्स था और एक शेयर्स का वैल्यू था 100 रुपया जब यह स्थापित हुआ था। जो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस के अंतर्गत, जैसा कि हमने बताया, बैंक जो होते हैं डिपॉजिट स्वीकार करते हैं प्राइमरी फंक्शंस के अंतर्गत और लोन्स प्रोवाइड करते हैं, और सेकेंडरी फंक्शंस के अंतर्गत तो बहुत सारे कार्य आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं किस किस रूप में स्वीकार करते हैं। तो बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि आप किसी बैंक में विजिट करते होंगे तो सब आप बोलते हैं जाकर कि हमें पैसा जमा करना है, तो आपसे पूछा जाता है कि आपका खाता बैंक में या फिर नहीं है, तो नहीं है, तो आप बोला जाता है कि आप मतलब कि पैसा जो जमा करना चाहते हैं किस बेसिस पर करना चाहते हैं, आपके उद्देश्य से पूछा जाता है, या फिर पूछ सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं, और मतलब रेगुलर बेसिस पर जमा करना चाहते हैं, या फिर कोई आप बिजनेस करते हैं, या फिर सैलरीड पर्सन है, या फिर एक लम सम अमाउंट एक बार में जमा करना चाहते हैं कुछ वर्षों के लिए, तो आपके वर्क को और आपके जो फंड जिस तरह से जमा करने हैं उस चीज़ें पूछी जाती है। तो उसी आधार पर बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो इसमें बहुत सारे खाते होते हैं, जिसमें कि सेविंग अकाउंट, बचत खाता, इसके अलावा करेंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, आवर्ती खाता इसको हिंदी में कहते हैं, ये चालू खाता करेंट अकाउंट को कहते हैं हिंदी में। इसको नोट करते जाइएगा, ये नोट्स जो मिलेगा ना उसमें नोट्स में ये नहीं रहेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। बचत खाता, आवर्ती खाता और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हिंदी में समयावधि खाता कहा जाता है। अब इनका किस तरह से उपयोग किया जाता है, सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे डिपॉजिट और विड्रॉल के आधार पर डिफरेंशिएट करते हैं कि इन खातों में क्या क्या इनकी विशेषता है और इनका क्या फीचर्स होता है। तो जो चालू खाता होता है, इसमें जितना मन उतना बार डिपॉजिट कर सकते हैं और जितना मन उतना बार विड्रॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स में आप जितना मन उतना बार आप डिपॉजिट कर सकते हैं और जितना मन उतना बार आप विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसीलिए देखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो इस पर इंटरेस्ट नील होता है या फिर न के बराबर होता है, जीरो, मतलब बहुत कम होता है, या फिर न के बराबर जीरो। क्योंकि बैंक इंटरेस्ट कब देती है, जब बैंक पैसे का उपयोग करती है। जैसे कि एक बैंक जो इंटरेस्ट किसी अपने कस्टमर को देती है, इसी आधार पर, जैसे कि आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक जो डिपॉजिट, मान लीजिए 5 लाख का डिपॉजिट इसने रिसीव किया, मोहन ने जाकर बैंक में डिपॉजिट किया था, तो क्या बैंक में सिर्फ पैसा जाकर डिपॉजिट कर दिए और बोल दिए कि यहां पर आप पैसा मेरा इस लॉकर में जाकर रख दीजिए, तो क्या बैंक उसके लिए इंटरेस्ट देगी? बल्कि वो चार्ज लेती है। जैसे कि आप गहना वगैरह रखते होंगे, गोल्ड वगैरह, तो देखिएगा वहां पर भी हम संपत्ति रख रहे हैं, लेकिन बैंक उसके बदले चार्ज लेती है। लेकिन जब हम डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट देती है। तो आखिर क्या कारण है, दोनों में क्या अंतर है? एक कैश में है और एक गोल्ड में है, लेकिन दोनों में कैश जमा करते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, जबकि गोल्ड जमा करते हैं तो वहां पर हमें चार्ज देना पड़ता है कि आप हमारे प्रॉपर्टी को रखिए, क्योंकि वो एक सेफ, एक समझिए कि एक सिक्योरिटी के जैसा काम कर रहा है, आपके गोल्ड को या फिर अपनी प्रॉपर्टी को रख रहा है, तो इसीलिए चार्ज लेती है। जबकि अगर पैसे जमा किए हैं बैंक के पास, तो बैंक क्या करती है, इस अमाउंट को किसी दूसरे को लोन देती है, जिसको जरूरत है, जो बैंक के पास वो जाता है। और इस लोन पर मान लीजिए इसने, सोहन ने लोन लिया और सोहन से बैंक मान लीजिए इसको 15% के हिसाब से लोन प्रोवाइड करती है, तो इसी में से देखिएगा बैंक यहां पर 15% के आपके पैसे पर ही रिसीव कर रही है और फिर आपको उसमें से कुछ इंटरेस्ट आपको देती है।
मान लीजिए यहाँ पर 8% यहाँ पर इंटरेस्ट दे रही है, तो ये जो 7% का डिफरेंस हो ये बैंक का प्रॉफिट हो गया और कस्टमर को भी यहाँ पर इंटरेस्ट मिल गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर करंट अकाउंट में नील क्यों है, तो नील इसी वजह से है क्योंकि बैंक को पता है कि आप जो पैसे जमा किए हैं कभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना डिपॉजिट आप कर रहे हैं दिन भर में आप उतना निकाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए बैंक को ये पैसा हमेशा रेडी रखना पड़ता है। बैंक तो किसी को लोन पर नहीं दे सकती है क्योंकि बैंक को पता ही नहीं है कि आप पैसे निकालेंगे कब या फिर नहीं निकालेंगे या फिर निकाल लेंगे, इसलिए बैंक को हमेशा रेडी रखना पड़ता है, इसलिए इंटरेस्ट इस पर नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बचत खाता सेविंग अकाउंट में आते हैं। सेविंग अकाउंट का एक खास विशेषता ये होता है कि ये इसमें डिपॉजिट जितना मन उतना बार कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉल पर रिस्ट्रिक्शन होता है, विड्रॉल पर रिस्ट्रिक्शन होता है। अब बोलिएगा नहीं सर कि हम लोग तो निकाल सकते, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। एटीएम से भी निकालते हैं तो 40,000 20,000 करके, और 3 से ज्यादा बार निकाल लेते तो आपसे पेनाल्टी लिया जाता है। पेनाल्टी इसीलिए क्योंकि आपके अमाउंट को वो लोन दे दी है और आप अगर निकालिएगा तो समझिए कि उसका भरपाई करना पड़ेगा बैंक को, इसीलिए वहां पर चार्जेस बैंक लेना प्रारंभ करती है, तो 1 महीने में वहां पर कुछ लिमिट तय कर देती है। क्लियर है। इसलिए देखिएगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बचत खाता से हाई होता है। अब उसके बाद आते हैं आवर्ती खाता। उससे पहले हम लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को समझते हैं। फिक्स अकाउंट, फिक्स अकाउंट का सीधा सा मतलब है कि आपके पास 10 लाख रुपया 10 साल के लिए आपने जमा कर दिया, तो इसका डिपॉजिट तो एक बार ही होता है और विड्रॉल भी होता है जो मेच्योरिटी पर ही होगा। मान लीजिए 10 साल के लगा, 10 साल के बाद ही ना विड्रॉ करिएगा, तो इसीलिए यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हिस्सा होता है सबसे हाई होता है। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट पर ही मिलता है। ये रेकरिंग अकाउंट फिक्स डिपॉजिट के जैसा ही होता है, दोनों में अंतर इतना होता है कि रेकरिंग मतलब होता है बार बार, आवर्ती मतलब होता है बार बार। जैसे कि आपने महीने में बोल दिया कि 1,000 हम महीने महीने जमा करेंगे 10 साल के लिए। इसमें क्या किए थे कि 10 लाख जमा कर दिए 10 साल के लिए, दोनों में वही चीज हो रहा है, लेकिन इसमें हर महीने जमा कर रहे हैं 1,000 और इसमें एक ही बार में। तो आवर्ती और जो फिक्स्ड अकाउंट होता है दोनों एक ही जैसा होता है। इसमें रेकरिंग में एक टाइम इंटरवल के आधार पर, जरूरी नहीं कि एक ही महीना हो, डेली बेसिस पर, क्वार्टरली, मंथली, किसी भी बेसिस पर जमा कर सकते हैं। और इसमें भी विड्रॉल जब होगा मैच्योरिटी पर ही होता है। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकिन फिक्स्ड अकाउंट से कम होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से कम होता है, करंट अकाउंट से लेकिन ज्यादा होता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या जो रेकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में हम जमा किए हैं उसको निकाल नहीं सकते मैच्योरिटी से पहले? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन बैंक उसके लिए बदले पेनाल्टी लगा देती है, क्योंकि आपका अमाउंट इसने लोन के तौर पर दे दिया है। आपने बोला था 10 साल हम नहीं पैसा जमा कर देंगे और मैच्योरिटी के बाद ही निकालेंगे, तो बैंक तो समझ रही है कि 10 साल बाद निकालिएगा। अब मान लीजिए बीच में ही निकालते हैं तो बैंक जो लोन दे के रखी है आपका पैसा, तो उसको कहीं और से एडजस्ट करके आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जहां बैंक वहां से पैसा उठाएगी तो उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसीलिए यहां पर बैंक चार्ज लेती है। तो आज के डेट में कोई भी अपना फिक्स डिपॉजिट वगैरह तो तुड़वाता नहीं है, बल्कि उसके अगेंस्ट में लोन ले लेता है। अगर पैसे की जरूरत भी उनको भरपाई हो जाती है लोन लेने से, और उनका फिक्स डिपॉजिट भी चलते रहता है। यहां पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ये कासा क्या है और राफा क्या है, तो ये कुछ और नहीं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और रेकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। और यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर जो विभिन्न खाते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता है। तो अगर हम इसमें बात करें कि सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, उससे कम रेकरिंग अकाउंट में, उससे कम सेविंग अकाउंट में, और सबसे कम जो है करंट अकाउंट में। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। अगर यही पूछा जाए घटते हुए क्रम में,
तो फिक्स अकाउंट में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद रेकरिंग अकाउंट में, और फिर उसके बाद सेविंग अकाउंट में, और उसके बाद करंट अकाउंट में। तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है? तो इसको भी नोट कर लीजिए। क्लियर है सभी को? कासा और राफा, कासा और राफा यहां पर सीधा करेंट अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है इसका फुल फॉर्म, और रेकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें देखिएगा अन्य कार्य में अगर जाते हैं तो आपका लोन्स प्रोवाइड करना, तो लोन्स प्रोवाइड करना में तो विभिन्न प्रकार के लोन्स, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, बैंक को जहां पर भी कुछ भी इंटरेस्ट मिलेगा हर तरह के लोन ये प्रोवाइड करती है। और सेकेंडरी फंक्शंस में आपका लॉकर फैसिलिटी हो गया, इसके अलावा इसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन देना हो गया, फॉरेन एक्सचेंज में डील करना हो गया, बैंकिंग एजुकेशन ट्रेनिंग, लॉकर फैसिलिटी, क्रेडिट क्रिएशन हो गया। एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है जो आगे हम लोग आरबीआई में डिस्कस करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज। एक बैंक जो करता है लोन देने का काम करता है, इसी को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, साख निर्माण, जबकि इसको नियंत्रण करने का काम आरबीआई करता है। क्रेडिट कंट्रोलर एक आरबीआई है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ चेक हो गया, बिल्स हो गया, प्रोमिसरी नोट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स हो गया, सिक्योरिटीज, और बहुत सारे डिफरेंट कार्य जो सेकेंडरी फंक्शंस में शामिल किए जाते हैं। अब यहां पर आते हैं कि अभी वर्तमान में भारत में कितने कॉमर्शियल बैंक हैं। कॉमर्शियल बैंक भारत में दो प्रकार के हैं, एक पब्लिक सेक्टर और एक आपका प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक। भारत में अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है टोटल 12 हैं, जिसमें कि 11 नेशनलाइज्ड बैंक और एक जो है यहां पर एसबीआई है, तो टोटल 12 हैं। उसी तरह अगर हम बात करते हैं निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो इसमें दो तरह के प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं, एक भारतीय निजी बैंक
भारतीय निजी बैंक, इंडियन प्राइवेट बैंक। इंडियन प्राइवेट बैंक वैसे बैंक है जिनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है वो सारे के सारे इंडियन प्राइवेट बैंक है। जबकि फॉरेन प्राइवेट बैंक जिनका रजिस्ट्रेशन जो है आउट ऑफ इंडिया हुआ है, सिर्फ वो बैंकिंग बिजनेस वो इंडिया में कर रहे हैं, अपने ब्रांचेस विभिन्न इंडिया के सिटीज में खोले हुए हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वगैरह। तो ये सारे जो है फॉरेन प्राइवेट बैंक है। और इंडियन प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, IDBI, एक और यहाँ पर बैंक आप नाम सुनते होंगे IDBI। IDBI 1964 में स्थापित हुआ था, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट बैंक में। इसकी जब स्थापना की गई थी एज अ डेवलपमेंट बैंक के रूप में, लेकिन 2004 में ये एक कॉमर्शियल बैंक बना पब्लिक सेक्टर का, और 2019 में RBI ने इसको स्टेटस दिया है प्राइवेट सेक्टर बैंक का। और भी बहुत सारे, अभी इंडिया में कुल 23 प्राइवेट बैंक है, इंडियन प्राइवेट बैंक, और 42 है फॉरेन प्राइवेट बैंक। उसी तरह जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है वो टोटल नेशनलाइज्ड बैंक 11 है और एक SBI है। पहले ये कभी 27 हुआ करता था, 27, मतलब कि 2017 के लगभग 27। ये बहुत बदला था। जैसे कि हम कल सेकेंड फेज डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने बताया था कि बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का, तो टोटल 20 थे। लेकिन अभी यहां पर देख रहे हैं कि टोटल अभी 11 है। ये कैसे बदला हुआ? तो सबसे पहला बदला हुआ 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो कितना बचा? 19 में से 3 अलग हुआ 2018 में, 2018 में, और ये एक बैंक बनाया गया। 19 में से अब 16 बच गया। 16 में से 6 अलग कर दिया गया, इंडिपेंडेंट ये रहा, मतलब किसी के साथ कोई मर्जर नहीं है। और 10 जो था, इसमें से 10 को अलग करके 4 बैंक बनाया गया, और ये हुआ था अलग 2020 में। और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा मर्जर है। तो अब देखिए यहां पर कितना बचा? 19 में से 3 ये अलग हुआ 2018 में, और ये एक बना। 16 में से 10 अलग हुआ और ये 4 बना, और 6 इंडिपेंडेंट है। तो 6 4 10 और एक 11। तो अभी टोटल जो है अभी 11 नेशनलाइज्ड बैंक है। अब ये मर्जर कैसे कैसे कब कब हुआ था? तो सबसे पहला यहां पर जो मर्जर हुआ था ये 2018 में, इसमें 2018 में जो 3 नेशनलाइज्ड बैंक थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, और एक इसमें था केनरा बैंक। सॉरी, देना बैंक था इसमें, देना बैंक। ये 3 मर्ज होकर एक सिंगल बैंक बने थे। ये 1 अप्रैल 2018 से लागू हुआ। अब ये जो 10 जो मर्ज होकर 4 बैंक बने, ये कौन कौन बैंक बने थे? तो इसका नाम यहां पर है, इसको मेगा मर्जर कहा जाता है। 1 अप्रैल 2020 से ये लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2020 से। इसमें 10 जो बैंक मर्ज होके 4 बने थे, वो मेगा 1, मेगा 2 बैंक, मेगा 3 और मेगा 4। अब ये 10 जो कौन कौन थे? तो जो मेगा 1 बना था, 3 बैंक इसमें मिले थे, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। नहीं दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। मेगा 2 में जो मर्जर हुआ था 2 बैंकों का, कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक है। ये सिंडिकेट बैंक।
मेगा 3 में 3 बैंक इसमें भी मर्ज हो रहे थे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक है ये, और ये कॉरपोरेशन बैंक, और मेगा 4 में इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक। तो ये 4 बैंक बने थे 10, और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा मर्जर है। क्लियर है? तो इस तरह से अब यहां पर देखिए कि जो नेशनलाइज्ड बैंक बचे, कितने बचे? 11 बचे हैं, 4 इधर 6 इधर। यहां पर बोला जाता है, इसमें भी देखिएगा तो जो 11 बचे हैं उसमें से 6 जो है इंडिपेंडेंट नेशनलाइज्ड बैंक है, मतलब स्वतंत्र हैं, किसी के साथ कोई मर्जर नहीं है। जबकि जो 5 हैं, जैसे यहां पर 4 ये हो गया, जो 10 मर्ज हो गए, 4 बने थे, और एक यहां पर ये 3 बैंक मिलकर, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, तो 5 जो है मर्ज्ड विलयकृत नेशनलाइज्ड बैंक हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद यहां पर देखिएगा, जब हम कल एसबीआई के बारे में पिछला क्लास में बता रहे थे, तो एसबीआई के जब 1955 में बना था, इसके 8 एसोसिएट बैंक थे। 2017 तक इसके 5 एसोसिएट बैंक बचे। उनका भी मर्जर 2017 में 5 एसोसिएट बैंक का एसबीआई में कर दिया गया था। इसके अलावा यहां पर एक और बैंक का जिक्र आता है, भारतीय महिला बैंक का। भारतीय महिला बैंक की जो स्थापना की गई थी 2013 में किया गया था, 19 नवंबर 2013 को। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। पूर्व प्रधानमंत्री। इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस बैंक का स्थापना करने का, वोमेन एम्पावरमेंट, महिला का सशक्तिकरण। इस बैंक की खास बात थी ये कि इसमें खाता तो हर कोई खुला सकता है, मेल फीमेल दोनों, लेकिन जो बैंकिंग जो लोन्स वगैरह है सिर्फ वो फीमेल को मिलेगा। नाम से भी है भारतीय महिला बैंक। लेकिन ये भी बैंक ज्यादा साल तक नहीं चल पाया, और इसका मर्जर 2017 में एसबीआई में कर दिया गया। ये भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक था, कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत, लेकिन 2017 में इसको एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। मतलब कि 2017 में एसबीआई में कुल 6 बैंकों का मर्जर हुआ था। एसबीआई के 5 एसोसिएट प्लस भारतीय महिला बैंक का। इसलिए देखिएगा, अभी एसबीआई जो है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, और साथ ही विश्व का सबसे ज्यादा ब्रांचेस वाला बैंक एसबीआई को जाना जाता है। तो ये पूरी जो वर्तमान स्थिति है, करंट स्टेटस जो है आपका वाणिज्यिक बैंकों का, पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, उन सभी पर हमने डिस्कस किया। अब यहां पर जो मर्जर शब्द है बहुत जगह हमने उपयोग किया, और बहुत पहली बार इंडिया में मर्जर 1921 में हुआ था। प्रेसिडेंसी बैंक 3 मर्ज होकर कौन बैंक बने थे? कमेंट करके बताइएगा। 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक जो 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तो ये तीनों मर्ज होकर कौन सा बैंक बना था?
क्लास अगर कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव है आपका कि हमें प्लस जो एग्जाम है +2 या फिर जो भी आपका एग्जाम है क्लियर करना है, ऑफिसर बनना है, तो रिवीजन करना आपके लिए अनिवार्य है। विदाउट रिवीजन कभी भी नहीं हुआ। फिर सिर्फ क्लासेस देखने से कोई फायदा नहीं है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये बना था, ये भारत का पहला मर्जर था। तो अब सवाल उठता है कि जो मर्जर हुआ, अभी देखा आपने 2020 में अभी तक का भारत का सबसे बड़ा मर्जर हुआ। 10 नेशनलाइज्ड बैंक मर्ज होकर 4 बने हैं। तो बैंकों का मर्जर किसके तहत किया जाता है? सबसे पहले अगर हम समिति की बात करें, कमिटी, तो पिछला क्लास में हमने बताया था 1921 में 1921 के बाद बैंकिंग रिफॉर्म हुआ था जिसमें मर्जर भी शामिल था, और उस समय एक समिति बनी थी, नरसिम्हन समिति। तो नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन कमेटी के मतलब रिकमेंडेशन पर ही बैंकों का मर्जर किया जाता है। क्योंकि ये तो एक कमेटी थी, लेकिन चूंकि ये मर्जर जो है एक लीगल प्रोसेस होता है बैंकों का, तो किस एक्ट के तहत? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 44AB, सॉरी सेक्शन 44 सिर्फ ओनली ए है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, चूंकि ये एक्ट भी आपको पढ़ना है तो याद रखना है आपको। आपके सिलेबस में स्पेसिफिक मेंशन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो मेन प्रोविजन है सभी को पढ़ना है। ये भी एक प्रोविजन है तो इसको भी याद रखिएगा। सेक्शन 44A के अंतर्गत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर मर्जर बैंकों का होता है। मर्जर का मतलब है दो संस्था, जैसे ए है बी है, अलग अलग है, इन दोनों को मिलाकर ए बी बना दिए। ये वॉलेंट्री होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सपेंशन करना, रीचेज पहुंचाना, मतलब कि मार्केट जो इसका होता है वो बड़ा होता है। साथ ही जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं या फिर जो इनका कैपिटल है, जो प्रॉपर्टी है, वो भी एक बड़ा होता है, इंक्रीज करता है, मार्केट शेयर भी। तो इसलिए ये मर्जर किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट है तो यहां पर पूछ लीजिएगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं नरसिम्हन समिति के बारे में। नरसिम्हन कमिटी, 2 बार ये कमेटी बनी थी। पहले बार जो बनी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी भी यहां पर दिया हुआ है और इसका इंग्लिश भी। हम यहां पर दोनों के आधार पर डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी छात्र को दिक्कत ना हो। अगर हम बात करें इस समिति के बारे में, इस कमेटी के बारे में, तो ये 1991 में ये कमेटी बनाई गई थी बैंकिंग रिफॉर्म्स वगैरह के लिए। इसके जो रिकमेंडेशन थे, मतलब कि इसके द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा गया सरकार को, तो जो रिकमेंडेशन किया गया था, तो ये सारे यहां पर रिकमेंडेशन थे। क्योंकि 1991 में ही एलपीजी अवधारणा आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सॉफ्ट पॉलिसी, लिबरल होना, सॉफ्ट पॉलिसी अपनाना। टैक्सेस कम किए गए थे या फिर उनको खत्म ही कर दिया गया था। प्राइवेटाइजेशन, निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया था। और इन दोनों का रिजल्ट था ग्लोबलाइजेशन। भारत दुनिया के बहुत सारे देशों से ट्रेड और अन्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जुड़ा था। तो पूरे अर्थव्यवस्था इस समय चेंज हुई थी, इंडियन इकोनॉमी। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, क्योंकि फंड ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार चलाने के लिए बहुत बड़ी हमारी इंपॉर्टेंट, मतलब जरूरी चीज होती है। तो इसलिए इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है बैंकिंग सेक्टर को कि ये जो चेंजेस हुआ है उसको एडॉप्ट कर सके। तो इसमें वही आपका जो मॉनेटरी पॉलिसीज था, इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि इसको भी चेंज करने के लिए या फिर उसको एडजस्ट करने के लिए, साथ ही जो नॉन गवर्नमेंट और फॉरेन बैंक्स थे उनको भी इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताया भी था आपका कि करीब 10 इसी रिकमेंडेशन के आधार पर 10 प्राइवेट बैंक भी स्थापित किए गए थे, जिसमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और प्रमुख बैंक शामिल थे। इसके अलावा 4 लेयर के बैंकिंग बनाने की सिफारिश भी की गई थी, रिकमेंडेशन, जिसमें कि पहला, एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न, इसको ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल। तो ये रिकमेंडेशन था कि 4 लेयर के भारत में बैंकिंग
मौजूद हो, इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल का। इसके अलावा इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया था कि जो बैंक्स जो हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद डिसाइड करें। जैसे कि अभी भी आप लोग यहां पर एक पूछ भी रहे थे छात्र की बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कौन डिसाइड करता है। नरसिम्हन, जैसे पहले भी बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही तय होता है, लेकिन आरबीआई डिसाइड नहीं करती है। आरबीआई का जो रेपो रेट है और जो बैंक रेट है उसको ध्यान में रखते हुए ही डिसाइड होता है, जिसमें कि बैंक का अपना मार्जिन भी होता है और वही तय होता है। लेकिन बहुत सारे बैंकों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि अगर मान लीजिए किसी बैंक में होम लोन जो है 7% है तो दूसरे बैंक में 10% या 15% होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बहुत कम डिफरेंसेस होता है। 7% है तो 0.25 का, 0.5 का, क्योंकि रेपो रेट तो सबका सेम है जो आरबीआई ने तय किया है। तो बैंक ने जो मार्जिन जोड़ा है वो कितना जोड़ा है, और बहुत ज्यादा बैंक मार्जिन उसमें नहीं जोड़ती है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है, 0.5 या 0.25% का डिफरेंसेस होता है। ये जो रिकमेंडेशन किया गया था यही नरसिम्हन समिति के द्वारा किया गया था कि बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद डिसाइड करें। हाँ, अभी भी वही डिसाइड करते हैं, बैंक मार्जिन जो होता है, हाँ, रेपो रेट तय होता है। मतलब कि दोनों तरह का आरबीआई ने दोनों विकल्प रखा हुआ है इसमें, कि आरबीआई की भी इसमें भूमिका रहेगी और बैंक की भी अपनी भूमिका रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि जो रिकमेंडेशन किया हुआ 100% लागू ही होता है, उसका जो बेहतर विकल्प बन सकता है वही लागू होता है। तो अभी आरबीआई और बैंकों के अपने जो आरबीआई के गाइडलाइंस है और बैंकों का जो अपना मार्जिन होता है उसके आधार पर तय होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। साथ ही यहां पर जो भी बैंक क्रिएट किया जाए 1994 के बाद वो सेकेंड जनरेशन बैंक के अंतर्गत शामिल किया गया है, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद ये सारे आए थे, तो वो सारे इसी के अंतर्गत है। इसका हिंदी देखिएगा यहां पर दिया हुआ है, जो आपको ध्यान में रखिएगा, नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा, वहां पर सारा मिलेगा। तो ये सारे रिकमेंडेशन थे नरसिम्हन समिति 1 के, नरसिम्हन कमिटी 1 के, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके आगे नरसिम्हन कमिटी जो है 2, इस कमिटी की जो स्थापना की गई 1998 में, और इसमें जो बैंकिंग रिफॉर्म्स थे उससे रिलेटेड ये था। जो इस कमिटी ने जो सिफारिशें की थी, इसमें बैंक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब कि उनको मजबूती कैसे प्रदान किया जा सके, और जिन बैंकों का, जो कि उस समय तक बैंकों का एनपीए बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था, बैंक लोन दे रहे थे लेकिन लोन रिकवर नहीं हो रहा था। एनपीए क्या होता है? बैड लोन्स, इसको सीधा सा बोल सकते हैं। लोन दिया गया लेकिन न उस पर इंटरेस्ट अमाउंट और न ही जो प्रिंसिपल अमाउंट एक निश्चित अवधि के बाद रिकवर नहीं हो रहा है। जैसे आरबीआई का भी गाइडलाइन से 90 दिन, 90 डेज। इसके अलावा दूसरा रिकमेंडेशन था कि जो भी बैंक के, आगे हम लोग जब एनपीए डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बैंक में देखिएगा जो एनपीए होता है तो उसके भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप होते हैं, सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, और एक लॉस एसेट्स होता है। लॉस एसेट मतलब कि कभी रिकवर ही नहीं होगा और रिकवर की संभावना होती है 12 महीने या उससे ज्यादा के, तो सब स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड एनपीए में शामिल किया जाता है। तो बैंकों के एनपीए को रिकवर करने के लिए एक अलग से संस्था बनाई जाए, इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, ये दूसरा रिकमेंडेशन था। साथ ही यहां पर जो तीसरा रिकमेंडेशन किया गया था कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, यहां प्रायोरिटी सेक्टर यहां लिखा हुआ है, ये प्राइमरी सेक्टर होगा। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में ही होता है प्राइमरी सेक्टर। बैंकों का सबसे ज्यादा एनपीए, जैसे कि आरआरबी जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, देखिएगा वहां पर रीजनल रूरल बैंक्स का सबसे ज्यादा एनपीए होता है। लॉस मेकिंग में वो चलते हैं, क्योंकि वो लोन जो दे देते हैं, मान लीजिए एग्रीकल्चर लोन और जो रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं, वो कभी रिकवर ही नहीं होता है, ब्याज तो छोड़िए, इंटरेस्ट तो, प्रिंसिपल अमाउंट भी।
तो वही जो लैंडिंग है प्राइमरी सेक्टर को उसको रोका जाए, और साथ ही एनपीए को जिससे क्या होगा, रोक दिया जाएगा तो एनपीए रिड्यूस हो। हाँ, ये चीज को भारत सरकार ने नहीं मानी, अगर मानी रहती तो ऐसा लागू नहीं होता है। हाँ, इसको कम कुछ हद तक किया गया है पहले के मुकाबले, और रिकवर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन नहीं हो पाया है। साथ ही इसके अलावा एक बोर्ड की भी स्थापना किया जाए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक बोर्ड ऑन ऑफिशियल सुपरविजन लाया जाए, जिसके माध्यम से मतलब कि बैंकों को, जैसा कि हमने पिछले क्लास में ही बताया था बैंकिंग रिफॉर्म्स में, कि बैंकों को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। जैसे कि अभी देखिएगा, अभी भी ऐसा नहीं कि आरबीआई की जो पूर्ण स्वायत्तता, मतलब कि बोल सकते हैं कि उसका फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उसमें देखिएगा बोर्ड के जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, तो उसका भी कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है, तो उससे दूर रखा जाए आरबीआई को, यह भी सुझाव दिया गया था। तो ये 4 प्रमुख सुझाव थे जो हमने यहां पर डिस्कस किया, ये 1998 में दिया गया था। क्लियर यहां तक सभी को? तो ये जो हम कॉमर्शियल बैंक में डिस्कस कर रहे थे, तो कॉमर्शियल बैंक में सबसे पहले हमने बताया कॉमर्शियल बैंक होते क्या है। कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस, उसमें जो डिपॉजिट किया जाता है उसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट एक स्पेसिफिक हमने डिस्कस किया था, उसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंडिया में वर्तमान में कुल कितने जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के, पहले क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है, उनको हमने डिस्कस किया। किस तरह से मर्जर हुआ, मर्जर किस आधार पर होता है उसको भी हमने डिस्कस किया, और मर्जर क्यों किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और उसके बाद हमने नरसिम्हन कमेटी 1 और नरसिम्हन कमेटी 2 के बारे में डिस्कस किया। यहां तक किसी को कोई कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग एक और समिति, अभी इसमें कमेटी बहुत सारे आते हैं, हम लोग यहां पर ही कमेटी को सारा कवर कर लेते हैं कि आगे भी उसको काम आ जाए। अगला इसमें है चक्रवर्ती कमेटी। इसका जो फॉर्मेशन किया गया था 1985 में किया गया था, मतलब नरसिम्हन कमेटी के पहले ही। इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया था कि मुख्य रूप से इसमें जो रिकमेंडेशन किया गया था कि जो बैंक मतलब चल रहे हैं उस समय 1985 में, ध्यान रखिएगा बहुत सारे बैंक नहीं थे। जो बैंक चल रहे थे या तो प्राइवेट बैंक थे या फिर जो भारत सरकार के द्वारा जो बैंक नेशनलाइज किए जा चुके थे 1969 में और 1980 में, उन बैंकों के ही बारे में बात किया जा रहा है। तो उनकी इफिशियंसी इंक्रीज कैसे किया जाए, पिछला क्लास में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि नेशनलाइजेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट यह भी था कि बैंक को जिस पर्पस से नेशनलाइजेशन किया गया था उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाए थे, उनकी इफिशियंसी कम थी, उनकी जो दक्षता थी वो कम थी। तो उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, उसको किस तरह से फंक्शंस किया जाए, वो चक्रवर्ती कमेटी ने रिकमेंड किया था। इसके अलावा सजेशन दिया गया था रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ एनपीए, एनपीए को कैसे रिकवर किया जाए। साथ ही रिकमेंडेशन किया गया था अन्य, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिकमेंडेशन को सही से लागू नहीं कर पाई थी 1985 तक। उसके बाद इसमें एक अगला कमेटी है गोईपोरिया कमेटी, ये भी बैंकिंग समिति से संबंधित ही है। इसमें इसको मुख्य रूप से जाना जाता है इस कमेटी को, जो कस्टमर्स जो रिलेशंस है बैंकों के साथ, जो कस्टमर सर्विसेज रिफॉर्म्स हैं बैंक्स और कस्टमर के बीच में जो रिलेशंस है उसमें किस तरह से रिफॉर्म्स किया जाए और कस्टमर्स को किस तरह से बेहतर सुविधाएं बैंक दे, उसके बारे से संबंधित ये कमेटी थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि गोईपोरिया कमेटी किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, तो वो पूछा जाता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी रिकमेंडेशन ही पूछा जा सकता है। उसके बाद एक वर्मा समिति थी, वर्मा पैनल का स्थापना किया गया था 1998 में ही। इसमें जो कमजोर बैंक थे, मतलब कि जो अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, जो वीक बैंक हैं, जो
सही से प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं, इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बैंकों का, बड़े बैंक मतलब कि जो, जैसे कि यहां पर हमने देखा कि एसबीआई के जितने भी एसोसिएट थे एसबीआई में विलय कर दिया गया, भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय किया, क्योंकि एसबीआई एक बहुत ही इफिशिएंटली कम करने वाली बैंक है, इसीलिए, और ये सारे कमजोर बैंक थे उस समय, इसलिए उनको मर्ज कर दिया गया। तो ये वर्मा समिति, वर्मा पैनल ने ही इसका रिकमेंडेशन किया था, ये 1998 में बनी थी। उसके बाद एक आता है दामोदर कमेटी। दामोदर कमेटी जो 2011 में ये बनाया गया था, ये भी बैंकिंग सेक्टर से ही संबंधित है। इसके जो रिकमेंडेशन किया गया था कि जो बैंकिंग चार्ज होते हैं, जैसे कि अभी बैंक खाता खुलाते होंगे तो उसमें देखिएगा अभी तो बहुत कम है, न के बराबर चार्ज काटा जाता है, बस कुछ ही चार्ज जो है बैंक काटती है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे बैंकिंग चार्ज काटते थे, बैंक के सर्विस सेवा के नाम पर अलग अलग तरह के हर एक ट्रांजेक्शन वगैरह जब मन तब कर गया बैंक काटती थी। मिनिमम बैलेंसेस के अभी भी देखिएगा कुछ बैंक मिनिमम बैलेंसेस के काटते रहते हैं, तो उस पर भी पेनाल्टी वगैरह लगता है। तो ये रिकमेंडेशन किया गया था जितने भी चार्जेस हैं उसको रिड्यूस किया जाए या फिर उसको खत्म किया जाए। साथ ही जो मिनिमम बैलेंसेस के जो रिक्वायरमेंट है उसको भी खत्म किया जाए। जैसे देखिएगा हर एक बैंक का अपना होता है कि मिनिमम बैलेंसेस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका अपना सिस्टम होता है, उसके आधार पर आपको रखना पड़ता है। तो ये रिकमेंडेशन किया गया था, उसको खत्म किया जाए। साथ ही जो जैसे बैंक से लीजिएगा लोन वगैरह तो वहां पर मॉर्गेज सिक्योरिटी के रूप में कुछ देना पड़ता है, और जब बैंक आप लोन चुका देते हैं तो वो जो मॉर्गेज के तौर पर लोन के मतलब सिक्योरिटी के रूप में जो दिया गया प्रॉपर्टी है उसको बैंक से लेने में भी बहुत समय लग जाता है, 1-2 महीने भी लग जाता है, उससे ज्यादा भी। तो इस समिति के द्वारा, कमेटी के द्वारा सजेशन दिया गया था कि 15 डेज के विद इन जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है जो कस्टमर्स ने बैंक को दिया था लोन के एवज में, वो उन्हें वापस मिल जाए। और एक लास्ट था इंट्रिक्टेड कॉल सेंटर फॉर कंप्लेंट्स, मतलब कि जो बैंक के साथ जो कंप्लेन है कस्टमर्स का, तो उसके लिए कुछ ऐसा कस्टमर्स के लिए बनाया जाए जिससे कि वहां पर जल्द से जल्द उसका समाधान हो, इसके लिए सिफारिश किया गया था। तो ये सारे रिकमेंडेशन थे दामोदर कमेटी का जो हमने यहां पर डिस्कस किया है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? गोईपोरिया, ये बस ये कस्टमर रिलेशनशिप से संबंधित है, जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, कस्टमर सर्विस रिफॉर्म्स। अगला जो इसमें है विमल जलान कमेटी। विमल जलान कमेटी की जो स्थापना की गई थी, इसका फॉर्मेशन जो किया गया था 2013 में, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके विमल जलान, उन्हीं के अध्यक्षता में, उन्हीं के द्वारा ये कमेटी, मतलब उन्हीं के अध्यक्षता में एक कमेटी का, प्रेसिडेंसी में कमेटी का गठन किया गया था और रिपोर्ट सौंपा गया था। जो रिपोर्ट सौंपा गया था उसमें बहुत सारी सिफारिशें की गई थी, जिसमें कि कुछ सिफारिशें था जैसे कि आपका जो बैंकिंग लाइसेंस दिया जाएगा उसके लिए कुछ नए इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि कुछ नए नॉर्म्स वगैरह, रेगुलेशन वगैरह उसमें जोड़े जाएं। साथ ही विमल जलान कमेटी के सिफारिश पर ही 2 बैंकों को एनबीएफसी का लाइसेंस मिला था।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, आईडीएफसी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, और एक बंधन बैंक, आपने नाम सुना भी होगा। तो इन दोनों को लाइसेंस दिया गया था बीमन जालान कमेटी के आधार पर ही, बैंकिंग लाइसेंस एनबीएफसीज का। साथ ही एनबीएफसीज को और भी ज्यादा इफिशिएंट बनाने के लिए भी बहुत सारे इसमें रिकमेंडेशन किए गए थे। साथ ही यहां पर इसमें जो रिकमेंडेशन किया गया था, एनबीएफसीज इन एरिया वेयर द डिमांड ऑफ फॉर क्रेडिट हाई एंड द एक्सेस ऑफ बैंक इज लेस, देर आर लोन्स गिवन बाय एनबीएफसीज, मतलब जो प्राइवेट कंपनी, टू द पब्लिक। इफ देयर वर्क इज गुड देन दे कैन बी मेड बैंक। एनबीएफसीज जो स्थापित हो चुके हैं और उन सारे सेक्टर में जो लोन उपलब्ध करा रहे हैं, जिस सेक्टर में अभी तक पहले से कोई दूसरे बैंक स्थापित मतलब उपलब्ध नहीं करा रहे थे, और वो बहुत अच्छे से कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं वो एनबीएफसीज, तो उनको कन्वर्ट कर दिया जाए एक बैंक के रूप में। दे डिफरेंट फ्रॉम बैंक्स इन टू वेज। इसमें सीधा सा बताया गया है कि एक एनबीएफसी जो बैंक से किस तरह से डिफरेंट होते हैं टू वेज में। पहला, नोट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन बैंक एक्ट, और साथ ही दे डड नॉट गिव लोन्स बट डिपॉजिट्स। एक एनबीएफसीज और बैंक में सबसे बड़ा अंतर होता है, जो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। एनबीएफसीज जो होते हैं कभी भी ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। साथ ही पेमेंट एंड सेटलमेंट का काम नहीं करते हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड वगैरह, चेक्स वगैरह ये जारी नहीं करते हैं। इसीलिए ये, और बाकी बैंक के सारे रिलेटेड काम करते हैं, बस ये दो कार्य छोड़कर बाकी सारे काम नहीं करते हैं। तो चूंकि ये ही बैंक का एक प्राइमरी फंक्शन होता है, इसीलिए इसके टर्म में नॉन बैंकिंग वर्ड लिखा जाता है। तो ये सारे यहां पर बीमल जालान कमेटी में सिफारिशें थी, उसमें शामिल किया गया था। अब एक अगला जो है, जो लास्ट है यहां पर कमेटी, जो कि नचिकेत मोर कमेटी, 2016 में इसकी रिपोर्ट आई थी। तो उसके रिकमेंडेशन ये थे कि जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की मतलब कि हर किसी का बैंक में खाता हो, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, जैसे देखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा रिफॉर्म्स है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन यही है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्लियर है? तो नचिकेत मोर कमेटी ने यही आपका कि हर एक वयस्क जो भी एडल्ट है उसका बैंक में खाता हो। दो बैंकों के मतलब कि बैंक हर जगह हो, मतलब कि अगर 15 मिनट अब अगर आप दूरी पर चलें तो बैंक वहां पर एक मौजूद हो, 15 मिनट के डिस्टेंस पर बैंक स्थापित किए जाएं, मतलब बैंकिंग सर्विसेज हर जगह उपलब्ध हो, इसका रिकमेंडेशन था। साथ ही जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, प्राथमिकता क्षेत्र को मिलने वाले 40% से बढ़ाकर 50%, मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनको लोन और ज्यादा दिया जाए। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? एमएसएमईज, क्योंकि एमएसएमईज एक ऐसे सेक्टर होते हैं, भले ही ये 10 ही लोगों को नौकरी दें या फिर 50 लोगों के, एक बड़े कंपनी के इतना ना दे, लेकिन इंडिया में तो बहुत सारे लाखों एमएसएमईज चल रहे हैं। अगर 10-10 भी जॉब देते हैं तो आप समझ सकते हैं कितने करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा यहाँ पर। तो उसी प्राइवेट सेक्टर को जो लोन्स है वो 50% बढ़ाने के, मतलब कि इनको ज्यादा और लोन दिया जाए। साथ ही यहाँ पर जो केवाईसी नॉर्म्स वगैरह आप देखते हैं, नो योर कस्टमर, जिसमें कि आधार कार्ड मतलब एक पहचान पत्र, एक एड्रेस प्रूफ, तो वो जमा करना है। तो नो योर कस्टमर का सजेशन भी यहीं से आया था। साथ ही यहां पर जो बैंकिंग को सेपरेट किया गया था डिफरेंट सेक्टर से, जैसे कि अलग अलग सेक्टर के लिए, प्राइमरी सेक्टर के लिए, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के लिए अलग अलग बैंक स्थापित हो, ये रिकमेंडेशन किया गया था नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा, जो 2016 में रिपोर्ट आई थी। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो कमिटियां थी जो बैंकिंग से रिलेटेड, वो सारे हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है।
अब फाइनली यहां पर लास्ट में जो बैंकिंग, जो कॉमर्शियल बैंक में हम लोग स्टडी करने वाले हुए हैं आपका नेशनलाइजेशन। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर सिर्फ बैंकों के नाम्स देखेंगे। कुछ छात्र पूछ रहे थे सर कि बैंक का नाम बता दीजिएगा। तो अभी जो नेशनलाइज्ड हुआ था 1969 में 14th बैंक का और 1980 में 6 बैंक का, तो टोटल 20 हुए थे, जिसमें कि 1993 में जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था पंजाब नेशनल बैंक के बाद साथ मिल गया था तो 19 बचे थे, उसमें भी 16 बचे, फिर 11 अभी वर्तमान में बचे हुए हैं। तो 1969 में 14th बैंक कौन थे? तो 14th बैंक थे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह 1980 में भी 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था जिनकी कैपिटल जो है 200 करोड़ से ज्यादा थे। उसमें आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये टोटल थे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से यहां पर जो है आपका ये पूरा कंप्लीट होता है आज का सेशन। तो अगर हम देखें जो हम लोग बैंकिंग संरचना डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आज हमने सबसे महत्वपूर्ण जो कॉमर्शियल बैंक था ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। अब इसके आगे जो है रीजनल रूरल बैंक्स, कॉर्पोरेटिव बैंक और अन्य, इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। ओके।